नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। देखिए, हम पढ़ रहे हैं व्हिटेकर द्वारा दी गई पंच जगत अवधारणा, यानी सभी जंतुओं को व्हिटेकर द्वारा 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। उन्हीं भागों में हमने क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में एक बार बता देता हूँ आपको। हमने सबसे पहले मोनेरा पढ़ा था, मोनेरा कंप्लीट पढ़ लिया था। मोनेरा के बाद में हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद में हमने पढ़ा फंजाई, और फंजाई के बाद में हमने पढ़ा प्लांटी। ठीक है, और अब जो लास्ट है वो है एनिमेलिया। देखिए, एनिमेलिया जो संघ है ये सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के अंदर सबसे ज़्यादा पादप और जंतु जगत के प्राणी आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके अंदर जंतु जगत के बारे में। तो जंतु जगत में भी इनको 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में कैसे बांटा गया? देखिए, एक होते हैं पृष्ठवंशी। पृष्ठवंशी वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अपृष्ठवंशी वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनिमेलिया संघ के जंतु है मुख्य रूप से 2 भागों में बांट गए। पहला होता है अपृष्ठवंशी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपृष्ठवंशी के बारे में। अब अपृष्ठवंशी भी अलग अलग प्रकार का है। कौन कौन से प्रकार इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा क्या होता है? ऐसे जीवों के शरीर पर छिद्र होते हैं और यह स्पंज के रूप में होते हैं, यानी ऐसे जीवों को अगर स्पर्श किया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे ये स्पंज है, और इनके शरीर पर क्या होते हैं? बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो सूक्ष्म छिद्र वाले जो जीव होते हैं वो किस श्रेणी में रखे गए हैं? वो पोरीफेरा श्रेणी में रखे गए हैं। इसके उदाहरण हैं कुछ साइकोन, स्पोंजिला, यूप्लेक्टेला और स्पोंजिया। ये इसके उदाहरण हो गए पोरीफेरा के। क्या क्या ध्यान रखना है? साइकोन, स्पोंजिला, यूप्लेक्टेला और स्पोंजिया, ये किसके उदाहरण हो गए? पोरीफेरा। पोरीफेरा कौन से जीव हैं? जिनके शरीर पर बारीक छिद्र होते हैं। अगला आता है निडेरिया। देखिए, निडेरिया की क्या विशेषता है? निडेरिया इस श्रेणी में पाए जाने वाले जीवों के शरीर पर दंश कोशिकाएं होती है। दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हें सिलेंट्रेटा संघ भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा संघ का अर्थ हुआ कि यहाँ पर एक प्राणियों का, इन जीवों का एक संघ होता है, एक समूह होता है, और इन प्राणियों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनके शरीर पर पाई जाती है दंश कोशिकाएं, यानी पतली पतली धागे नुमाएं दंसने वाली दंश कोशिकाएं होती है, जिनके अंदर जहरीला पदार्थ होता है जो कि दंश मारती है। तो इस श्रेणी के अंदर आने वाले जीव हो गए जैसे हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश। हम सब जानते हैं जेलीफिश की जो संरचना होती है, उस संरचना में आप जेलीफिश की जो संरचना होती है, नीचे वाला भाग जो होता है, नीचे वाले भाग के अंदर उसके अंदर बहुत सारी दंश कोशिकाएं होती है। दंश कोशिकाएं क्या करती है? डंक मारने का कार्य करती है। तो इसके उदाहरण क्या आ गए? एक तो हाइड्रा और समुद्री एनीमोन और जेलीफिश, ये इसके उदाहरण हो गए निडेरिया संघ के। फिर आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या होता है? इस संघ के अंदर चपटे जीव आते हैं। देखिए, नाम से पता चला, प्लेटी यानी प्लेट, प्लेट यानी चपटे। तो इस श्रेणी के अंदर चपटे जीव होते हैं और इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। चपटे कृमि यानी कि एकदम फीता कृमि भी कह सकते हो। ऐसे बिल्कुल जो कृमि होते हैं वो कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। तो इन्हें चपटे कृमि या फीता कृमि भी कहते हैं। यह परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं टीनिया, लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो किसके अंदर आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर आते हैं। ये प्लेट के रूप में होते हैं, चपटे होते हैं। फिर आता है एस्केहेल्मिन्थीज। तो एस्केहेल्मिन्थीज में कौन से जीव आते हैं? इस संघ में जीवों का शरीर बेलनाकार होता है, यानी इनका शरीर जो होता है वो चपटा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे सांप की तरह बेलनाकार होता है ना। तो ऐसे जीव जैसे केंचुआ कह सकते हो अपन, इन्हें गोलकृमि भी कहते हैं, और यह भी परजीवी होते हैं जैसे एस्केरिस ब्यूचेरिया। तो ये किसके उदाहरण हो गए? एस्केहेल्मिन्थीज के उदाहरण हो गए। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि गोलकृमि किन्हें कहा जाता है? तो वो एस्केहेल्मिन्थीज को कहा जाता है। और चपटे कृमि किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज को कहा जाता है। आगे बात करते हैं एनेलिडा के बारे में। एनेलिडा संघ की क्या विशेषता है? इस प्रकार के जीव उभयचर होते हैं। उभयचर का अर्थ समझ गए हम, स्थल पर और जल में भी। और इनका शरीर स्पष्ट खंडों में विभाजित होता है, जैसे जोंक, केंचुआ, नेरिस। तो जोंक, केंचुआ, नेरिस ये जो जीव आते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो एनेलिडा संघ के अंदर आते हैं। और एनेलिडा संघ की विशेषता क्या होती है? ये उभयचर होते हैं, पानी में भी होते हैं और स्थल पर भी होता है, और शरीर जो है वो खंडों में विभाजित होता है। चलिए आगे आता है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा संघ की क्या विशेषता? देखिए, आर्थ्रोपोडा इस जंतु जगत में सर्वाधिक जंतु इस संघ में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि संपूर्ण जंतु जगत के वर्गीकरण में सर्वाधिक जंतु कौन से वर्ग में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में।
और पृथ्वी के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये जो जीव होते हैं पृथ्वी के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका शरीर खंड युक्त होता है, इनका शरीर खंडों में विभाजित होता है। इनका सिर वक्ष उदर में विभाजित होता है। और ये जंतु कीट होते हैं जैसे घरेलू मक्खी, झींगा, तिलचट्टा। तो हम सब जानते हैं घरेलू मक्खी देखी हुई आपने, उसका जो सिर होता है वो अलग होता है, बीच वाला भाग अलग होता है, पीछे वाला भाग जो है वो अलग होता है ना। तो इस प्रकार देखा जाए तो सारे इसके भाग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसका शरीर खंडों में विभाजित होता है। उसका सिर वक्ष उदर ये विभाजित होता है। तितली, टिड्डा, बिच्छू, तो ये किसके उदाहरण आ जाते हैं? ये उदाहरण आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा संघ के। आगे बात करते हैं मोलस्का संघ। मोलस्का, इन प्राणियों का शरीर कोमल होता है या कठोर कैल्शियम के कवच से ढके होते हैं। ये कोमल होते हैं या फिर इनके चारों ओर एक कवच होता है कैल्शियम का कवच, जैसे घोंगा, सीप, ऑक्टोपस, ये ऐसे। फिर आते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में कौन से जीव आएंगे? इस संघ के जंतुओं में कैल्शियम युक्त अंतकंकाल है ना, कैल्शियम युक्त अंतकंकाल पाया जाता है तथा त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा में त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? कांटे, जैसे तारा मछली, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा। तो ये किसके उदाहरण आ गए? इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण आ गए। अब फिर बात करते हैं पृष्ठवंशी के बारे में। देखिए पृष्ठवंशी जो होता है ऐसे जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो उन्हें कहा जाता है पृष्ठवंशी। और इन्हें कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। आइए बात करते हैं सबसे पहले मत्स्य संघ के बारे में। मत्स्य संघ नाम से पता चल रहा है मछलियों का संघ है। तो कुछ मछलियाँ देखिए, राहू, कुत्ता मछली, विद्युत मछली, आरा मछली। विद्युत मछली की विशेषता होती है कि इससे इलेक्ट्रिक शॉट उत्पन्न होते हैं। जब इसके कोई स्पर्श करते हैं तो व्यक्ति को जान से खत्म करने की क्षमता वाला करंट इसके अंदर उत्पन्न होता है। उभयचर, उभयचर में आते हैं मेंढक, सैलामेंडर। ये किसके अंदर आएंगे? पृष्ठवंशी में आएंगे। सरीसृप में सर्प, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, वृक्ष, ये इसके अंदर आते हैं। फिर आता है पक्षी। पक्षी में आता है चील, चिल्ला की जगह चील, चील, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग। और स्तनधारियों में आते हैं इस वर्ग में शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु आते हैं, जैसे मानव, कंगारू, चमगादड़, ये सब शिशुओं को जन्म देते हैं। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ का अपवाद है। क्या अपवाद है? एकिडीना। एकिडीना ऐसा प्राणी होता है जो क्या देता है? अंडे देता है, लेकिन है क्या? स्तनधारी है। अंडे देने के बाद उनसे जो शिशु बच्चे बनते हैं वो फिर स्तनों का दूध पीते हैं। तो एकिडीना एक ऐसा जीव होता है जो अंडे देता है, लेकिन किस श्रेणी में रखा गया है? स्तनधारी में। और कंगारू जो होता है वो एक्स विकसित बच्चों को जन्म देता है। कंगारू ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे चूहे के बच्चे जैसे होते हैं ना, इतने छोटे जीवों को जन्म देता है। तो ये भी एक तरीके से इसका अपवाद माना जाता है। तो यहाँ पर हमने कम्प्लीटली एनिमेलिया संघ जो है सिर्फ पादप के लिए जंतु के लिए कम्प्लीटली एनिमेलिया संघ पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पादपों के लिए एनिमेलिया संघ के अंदर, जिसके अंदर पादप और जंतु दोनों आते हैं। जंतु हमने कंप्लीट पढ़ लिए, अगली क्लास में पादपों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।